Okay. So a 25 years old male has been complaining of hearing voices in his ears that are doing running commentary on his actions. Running commentary means just like a commentary that you hear in a cricket match, but here the uh, topic of the commentary is usually the actions of that man. For example, now he is cleaning his hands. Now he is doing his work. This sort of a running commentary about his own actions in his ears. He thinks that these are due to hidden speakers installed by Bill Gates to convert him into a Jew. He displays odd behavior like spitting on the floor and then licking it without any sound reason. These symptoms have been there for last 4 years. For last 6 months, the man stays confined in his room, hardly talks to anyone, and is often seen to be standing on one leg for several hours. I want you to just give it a read in your mind that what has been his symptoms uh, 4 years ago as they began gradually, and what are their symptoms, his symptoms now. My slide share is not responding. I have to fix it. Okay. His face is expressionless and he seldom moves from one place to another. That is the last symptom. So keep in your minds this scenario, and we will later on discuss it. What do you think is the diagnosis, etc. So first of all, the first question: what is psychosis? If I ask you uh, in the chat box, you should write. If someone, a layperson, your countryman, some layperson asks you कि ये साइकोसिस क्या होती है, तो उर्दू में आप उसको क्या बताएंगे कि व्हाट इज साइकोसिस? मैं चैट बॉक्स में अब वेट कर रहा हूँ कि आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू लिखें कि साइकोसिस क्या होती है। आपने किसी पेशेंट को एक्सप्लेन करना हो उर्दू में, या किसी अपने रिलेटिव को एक्सप्लेन करना हो, तो क्या लफ्ज़ इसके लिए इस्तेमाल करेंगे? uh, Waiting for your responses at the chat, and basically it does not matter if you guess wrong. You will not be judged, but it is important that you apply your minds so that you learn maximum from this lecture. What is psychosis called in Urdu? Answers in the chat box. Any guesses? Can you hear me? Anyone awake? आगे बढ़ने से पहले मैं ये चाहता हूँ कि आप सोचें,
साइकोसिस क्या होती है? अगर इसके बारे में कंसेप्ट का नहीं पता तो आप नो कह के भी रिस्पॉन्ड कर सकते हैं, कोई हर्ज नहीं है। और अगर थोड़ा बहुत पता है या ये आइडिया है कि शायद हमें गलत पता हो तो कोई बात नहीं, अपना गैस अप्लाई करें। जी बच्चों, आवाज आ रही है मेरी? सलाम। जी बच्चों, आपको आवाज आ रही है? आवाज जा रही है? अच्छा चलें, मैं आपको बताता हूँ कि साइकोसिस क्या होती है। लेकिन मैं इस बात को अप्रिशिएट करता अगर आप गलत भी गैस करते, आपको इस तरह से लर्निंग होती। चलें, मैं बताता हूँ। अच्छा जी, बेसिकली साइकोसिस को अगर हम उर्दू में कहना चाहें कि क्या होती है, तो हम आसान तरीन अल्फाज में इसे पागलपन कह सकते हैं, साइकोसिस को। लेकिन पागलपन एक ऐसा लफ्ज़ है जो कि प्रेफर नहीं किया जाता, स्टिग्मा है उसके साथ अटैच्ड। तो ज़हनी तवाज़ुन मुकम्मल तौर पे खो बैठना साइकोसिस है। अच्छा, अब साइकोसिस बेसिकली है क्या? पागलपन को डिफाइन करना इटसेल्फ एक बहुत मुश्किल चीज़ है कि पागलपन आप किसे कहते हैं। तो यहाँ साइकोसिस से मुराद ये है कि जब इंसान हकीकत से अ, जो टच है वो अपना खो देता है, वो रियल लाइफ की बजाय अपनी ही दुनिया में जो उसकी है और अपने ही जो ख्यालात उसके हैं जो कि दुरुस्त नहीं होते, उसी के अंदर वो रहना शुरू कर देता है। रियल वर्ल्ड से, रियल लाइफ से उसका ताल्लुक जो है वो टूट जाता है। इसको हम साइकोसिस कहते हैं। साइकोसिस को समझने के लिए क्यों जब इसको पढ़ा गया तो साइकाइट्रिस्ट ने इसकी क्लासिफिकेशन की कि साइकोसिस में दो तरह के मेन सिम्टम्स होते हैं। एक को हम पॉजिटिव सिम्टम्स कहते हैं और एक को हम नेगेटिव सिम्टम्स कहते हैं। अब ये पॉजिटिव और नेगेटिव सिम्टम्स क्या होते हैं? सबसे पहले, पॉजिटिव सिम्टम्स से मुराद वो नहीं है जो आप लोग अक्सर पेपर में लिखते हैं। अक्सर बच्चे पेपर्स में पॉजिटिव थिंकिंग को पॉजिटिव सिम्टम्स से समहाउ रिलेट करके लिख देते हैं। ऐसा नहीं है। पॉजिटिव सिम्टम्स को याद करने का तरीका ये है कि पॉजिटिव को आप प्लस के साइन से याद करें। यानी ये वो सिम्टम्स हैं जो नॉर्मल लोगों में नहीं होते लेकिन ऐड हो जाते हैं स्किज़ोफ्रेनिया में या साइकोसिस में। ये सिम्टम्स क्या क्या हैं? हेलुसिनेशंस, when you start hearing or seeing or smelling or tasting things that are not there. दूसरा बड़ा सिम्टम डिल्यूजन्स। डिल्यूजन्स क्या होती हैं? फिक्स्ड फॉल्स बिलीव, जो कि कोई बंदा अ, इस पे बिलीव करना शुरू कर दे स्ट्रांगली, एंड विच कैन नॉट बी अफेक्टेड बाय लॉजिक एंड रीजनिंग। आप उस बंदे को जितना भी समझा लें कि ये चीज़ ऐसे नहीं है, लेकिन उसका मुकम्मल यकीन हो। फॉर एग्जांपल, जिस तरह से हमारे जो केस था उसमें उस बंदे को यकीन था कि बिल गेट्स जो है वो मुझे जीव बनाना चाहता है और उसके लिए वो अम, जो है मुझे जो है वो तंग कर रहा है। एंड थर्ड इज ऑड बिहेवियर। हमारे केस में ऑड बिहेवियर ये था कि ही स्पिट्स ऑन द फ्लोर एंड देन ही स्टार्ट्स लिकिंग इट, ऑब्वियसली फॉर नो रीजन।
Okay, then you cannot see properly this slide, but the this is written negative symptoms. That apart from positive symptoms, what are negative symptoms? Negative symptoms are those that are normal features of human behavior that get deleted in psychosis. जब आपने नेगेटिव सिम्पटम्स की बात करनी हो तो आप इनको ऐसे कंसेप्चुअलाइज करें कि बेसिकली ये इसको माइनस के साइन से कि वो नॉर्मल फीचर्स जो इंसान में होते हैं लेकिन साइकोसिस में वो माइनस हो जाते हैं इंसान से। तो ये बेसिकली कौन कौन से हैं? ये बेसिकली जो सिम्टम्स हैं वो सबसे पहले फ्लैट अफेक्ट। अफेक्ट आसान अल्फाज में मूड को कहते हैं। यानी फ्लैट अफेक्ट का मतलब क्या होता है कि जो नॉर्मल इंसान के इमोशंस हैं, आप जब खुश होते हैं तो वो खुशी चेहरे पर एक्सप्रेशन नजर आते हैं, उदास होते हैं चेहरे पे उदासी नजर आती है। लेकिन स्किज़ोफ्रेनिया या साइकोसिस जो लॉन्ग टर्म साइकोसिस होती है उसमें फ्लैट इफेक्ट होता है। फ्लैट इफेक्ट का मतलब ये है कि बिल्कुल स्पॉट्स चेहरा होगा उसका, उसके चेहरे से बॉडी लैंग्वेज से आपको बिल्कुल ये पता नहीं चलेगा कि ये खुश है, उदास है, कोई इमोशंस हैं इसके। इस तरह का जो है ना अफेक्ट को हम फ्लैट इफेक्ट कहते हैं। दूसरी बड़ी चीज और वो है डिक्रीज सोशलाइजेशन। आहिस्ता आहिस्ता वो दुनिया से किनारा कशी इख्तियार कर लेता है, मिलना जुलना कम कर देता है और ग्रेजुअली वो अपने ही जो लिविंग स्पेस है, अपना कमरा घर, उसमें सिमट कर बस उसी की हद तक रह जाता है। डिक्रीज टॉक, बोलचाल आहिस्ता आहिस्ता कम हो जाती है। इनएबिलिटी टू डू वॉलंटरी मूवमेंट्स, ये भी होता है कि जो वो काम इंसान कर सकता है वो काम भी वो नहीं कर पाता आहिस्ता आहिस्ता। अब ये देखें कि ये सब चीज़ें वो थी जो नॉर्मल लोगों में होती हैं। फॉर एग्जांपल नॉर्मल लोगों में नॉर्मल अफेक्ट होता है, इसमें वो नॉर्मल अफेक्ट जो है वो बदल डिलीट हो जाता है तो पीछे सिर्फ फ्लैट अफेक्ट रह जाता है। सोशलाइजेशन खत्म हुई तो डिक्रीज सोशलाइजेशन हो गई, बातचीत खत्म हुई और वॉलंटरी मूवमेंट्स की एबिलिटी खत्म हुई। तो ये चीज़ें माइनस हो रही हैं, तो इसको आपने याद रखना है नेगेटिव सिम्टम्स को माइनस के साइन से। अच्छा, यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट बात मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये जो पॉजिटिव और नेगेटिव सिम्टम्स हैं, आपको जब एग्जाम में ये क्वेश्चन आएगा तो ये नहीं आएगा कि पॉजिटिव और नेगेटिव सिम्टम्स ऑफ ऑफ साइकोसिस, आएगा पॉजिटिव एंड नेगेटिव सिम्टम्स ऑफ स्किज़ोफ्रेनिया। क्योंकि ओरिजिनली ये सिम्टम्स स्किज़ोफ्रेनिया में डिस्क्राइब किए गए थे और इसीलिए जब क्वेश्चन आता है तो वो स्किज़ोफ्रेनिया के हवाले से आता है। लेकिन मैंने साइकोसिस में इसलिए बताया कि आपके दिमाग में हो कि पागलपन से मुराद क्या है, क्योंकि पागलपन हम एक दूसरे से नॉर्मल बातचीत में भी एक दूसरे को कह सकते हैं, किसी पे गुस्सा आया कह सकते हैं, कोई गाड़ी तेज चला रहा है उसको कह सकते हैं। लेकिन ये साइंटिफिकली या साइकाइट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से पागलपन नहीं है। पागलपन की ये जो डेफिनेशन है वो ये है कि पॉजिटिव सिम्टम्स हों या नेगेटिव सिम्टम्स हों। और एक रूल ऑफ थंब ये है, यानी आमतौर पर होता ये है, इस हमारे जो सिनेरियो हमने डिस्कस किया था उसमें भी ऐसा ही था कि स्टार्ट पॉजिटिव सिम्टम्स से होती है, हेलुसिनेशंस, इल्यूजन्स वगैरह, और आहिस्ता आहिस्ता ग्रेजुअली जो है वो नेगेटिव सिम्टम्स आना शुरू हो जाते हैं। तो क्रॉनिक डिजीज में ज़्यादा नेगेटिव सिम्टम्स होंगे और एक्यूट डिजीज में ज़्यादा पॉजिटिव सिम्टम्स होंगे। अच्छा, अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है और यही रीज़न है कि मैंने क्यों जो साइकोसिस है उसको पहले रखा स्किज़ोफ्रेनिया से। क्योंकि आप को क्लिनिकल प्रैक्टिस में ज़ाहिर है कि आप में से बहुत कम लोग शायद साइकाइट्री में जाएँ। तो आप लोग जितने मुख्तलिफ डिसिप्लिन्स में होंगे, बहुत कॉमनली साइकोसिस, कॉमनली कहना चाहिए या ये कि फ्रीक्वेंटली आप देखेंगे साइकोसिस अपने वार्ड्स में। अगर आप मेडिकल के वार्ड में हैं तो अक्सर आप ऐसे देखेंगे इंस्टांसेस।
तो फौरन से आपका दिमाग स्किज़ोफ्रेनिया पे जंप नहीं करना चाहिए, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। और बेसिकली साइकोसिस एक सेट ऑफ सिम्टम्स है जिसकी वेरियस डायग्नोसिस हो सकती हैं। तो अगर उसकी डायग्नोसिस पे नज़र डाली जाए, सबसे पहले ऑर्गेनिक कॉजेस। ऑर्गेनिक कॉजेज में डिलीरियम, डिमेंशिया, इन दोनों को ऑर्गेनिक ब्रेन सिंड्रोम्स भी कहते हैं। स्ट्रोक, ब्रेन ट्यूमर्स, और टीएलई से बनता है टेम्पोरल लोब एपिलेप्सी। और इसके अलावा हम ऐड कर सकते हैं एंडोक्राइन कॉजेज भी इसके अंदर, लाइक हाइपोथायराइडिज्म। ये वो कॉजेज हैं जो कि ऑर्गेनिक कॉजेज हैं। दूसरी बड़ी रीजन है सब्सटेंस यूज। किसी ने अल्कोहल ओवरडोज कर लिया है, या कैनबिस ओवरडोज है, या स्टिमुलेंट्स हैं जैसे कोकेन, या जिसको आजकल आइस कहते हैं, एम्फेटामीन की वो भी एक किस्म है। तो ये सारे जो सब्सटेंसेस हैं ये साइकोसिस प्रोड्यूस कर सकते हैं। अच्छा, उसके बाद अगर ये चीज़ें रूल आउट हो जाती हैं तो नेक्स्ट साइकाइट्रिक डायग्नोसिस में भी सिर्फ स्किज़ोफ्रेनिया नहीं है। स्किज़ोफ्रेनिया लार्जेस्ट इसकी है काइंड साइकाइट्री में, साइकोसिस की, लेकिन उसके साथ साथ बाइपोलर डिसऑर्डर। अगर आपको याद हो तो मैंने आपको बताया था कि बाइपोलर डिसऑर्डर में भी हेलुसिनेशंस और डिल्यूजन्स हो सकती हैं। और एक बड़ी इम्पॉर्टेंट जो है इसके अंदर डिल्यूजन, उसको हम डिल्यूजन ऑफ ग्रैंडियोसिटी कहते हैं। यानी वो बंदा अपने आप को एक बहुत बड़ा जो है ना वो इंसान समझना शुरू कर देता है, या ये समझता है कि मेरे पास ऐसी सलाहियतें हैं जो सिर्फ मेरे पास है। तो ये डिल्यूजन ऑफ ग्रैंडियोसिटी ज़्यादा कॉमनली बाइपोलर डिसऑर्डर में होता है, और डिल्यूजन्स भी हो सकते हैं। लेकिन समझने की बात यह है कि एग्ज़ाम में आपको जब सिनेरियो आएगा, अक्सर बच्चे इसमें कंफ्यूज होते हैं कि ये सिनेरियो स्किज़ोफ्रेनिया का था या बाइपोलर का था। फॉर एग्जांपल एक बंदा कहता है कि जी मैं अमेरिका का सदर हूँ। अब ये सिनेरियो आपको स्किज़ोफ्रेनिया में भी आ सकता है और बाइपोलर में भी आ सकता है। इन दोनों को डिफरेंशिएट कैसे करेंगे, और ये इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी। स्किज़ोफ्रेनिया में जो है वो बंदे का जो मूड है, जो उसकी बॉडी लैंग्वेज है, वो उन क्लेम्स के साथ, खास तौर पर अगर वो ग्रैंडियोसिटी के क्लेम्स हैं, उनके साथ वो मैच नहीं करती। मसलन एक बंदा आपसे कह रहा है कि मैं आर्मी चीफ हूँ, लेकिन वो उसके कपड़े आप देखें, उसके आप हाइजीन देखें, खाना पीना देखें, तो वो बिल्कुल एक पॉवर्टी के उसके अंदर नजर आती है। विच मीन्स कि उसकी जो उसका उठना बैठना देखें, लोगों से बात कम करेगा, बात करेगा तो उसका लहजा कमांडिंग नहीं होगा। तो ये चीज़ें जो है मैच नहीं करती उसके क्लेम के साथ, उसका मूड मैच नहीं करता। तो ये चीज़ें जो है ये स्किज़ोफ्रेनिया में जाती है। बाइपोलर डिसऑर्डर में क्या होता है कि अगर कोई बंदा क्लेम कर रहा है ग्रैंडियोसिटी का, तो साथ ही उसकी बातों से भी आपको पता चलेगा कि ये अपने आप को बहुत बड़ी चीज़ समझता है। अ, वो उसके कॉन्फिडेंस लेवल जो है वो पीक पे होगा, मूड एनर्जी लेवल्स पीक पे होंगे, और एक्साइटेड होगा। ये जो एक्साइटमेंट है, हाइपरनेस है, इंक्रीज्ड एक्टिविटी, इंक्रीज्ड कॉन्फिडेंस, इंक्रीज्ड सेक्सुअल एनर्जी, इंक्रीज्ड प्लानिंग, स्पेंडिंग, ये आपको हेल्प करेगा डिफरेंशिएट करने को स्किज़ोफ्रेनिया और बाइपोलर डिसऑर्डर के साथ। अच्छा, तीसरी इंपॉर्टेंट एंटिटी स्किज़ो अफेक्टिव डिसऑर्डर। स्किज़ो अफेक्टिव डिसऑर्डर को समझने का आसान तरीका ये है कि आप ये समझें कि स्किज़ोफ्रेनिया प्लस बाइपोलर डिसऑर्डर इज इक्वल टू स्किज़ो अफेक्टिव डिसऑर्डर। इसमें दोनों हो, और इसका एक क्राइटेरिया है, लेकिन जिसमें दोनों हो, स्किज़ोफ्रेनिया भी बाइपोलर भी, उसको स्किज़ो अफेक्टिव डिसऑर्डर कहते हैं। अच्छा, इसके अलावा डिप्रेशन विद साइकोसिस, ये बड़ी इंपॉर्टेंट एंटिटी है कि अक्सर डिप्रेशन जब बहुत सीवियर हो जाता है, उसके अंदर भी इंसान को साइकोसिस के सिम्टम्स डेवलप हो जाते हैं, जैसे हेलुसिनेशंस आना या डिल्यूजन्स आना।
तो इसको, ये वैसे आम तौर पर आपको एग्जाम में सिनेरियो नहीं आता, क्योंकि आप लोगों के लेवल पे इसको डिफरेंशिएट करना स्किज़ोफ्रेनिया से ज़्यादा मुश्किल होता है, लेकिन इसको समझना भी मुश्किल नहीं है। बेसिकली जब आप देखते हैं कि ये बंदा स्किज़ोफ्रेनिया का पेशेंट है या डिप्रेशन विद साइकोसिस का, तो जो चीज़ इसमें सबसे इम्पोर्टेंट है वो ये है, सबसे पहले डिप्रेशन है या नहीं। अगर डिप्रेशन है तो ये पॉइंट फेवर में जाएगा डिप्रेशन विद साइकोसिस के। दूसरा पॉइंट, कोर्स ऑफ इलनेस कंटिन्यूअस है या एपिसोडिक है। अगर एपिसोडिक है तो डिप्रेशन में जाएगा, कंटिन्यूअस है तो स्किज़ोफ्रेनिया की तरफ जाएगा। तीसरी बात, उसकी जो डिल्यूजन्स और हेलुसिनेशंस हैं, क्या उसका कंटेंट उसके मूड से मैच करता है। यानी अगर वो डिप्रेस्ड है और उसकी डिल्यूजन्स जो हैं वो ये हैं कि मैं जो है वो मरने वाला हूँ, और मेरी, इसको हम कहते हैं नाइलिस्टिक डिल्यूजन्स, कि मेरे अंदर से मेरा पूरा जिस्म खत्म हो चुका है और मैं एक जिंदा लाश हूँ, मैं मर जाऊंगा। या ये कि मैं बैंक करप्ट हो गया हूँ और मेरे पास 1 रुपया भी नहीं रहा। ये जो अगर ये डिल्यूजन्स हों, अगर ये ट्रू बिलीव ना हो, डिल्यूजन्स हों, तो क्योंकि ये डिप्रेशन के साथ मैच कर रहे हैं, कि डिप्रेशन में इंसान इसी तरह सोचता है, बहुत ही ये सोचेगा कि मेरे पास कुछ भी नहीं है, मैं सबसे कमतर हूँ। तो ये फेवर में जाएगा डिप्रेशन साइकोसिस के। वर्सेस ये कि अगर आपको मूड तो लग रहा है कि थोड़ा डिप्रेस्ड है, लेकिन सोच उसकी ये है कि मैं पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर हूँ, तो ये दोनों चीज़ें मेल नहीं रखती। तो आम तौर पर ये ज़्यादा जो है वो स्किज़ोफ्रेनिया को फेवर करेगा डायग्नोसिस। तो इस तरह से हम करते हैं। अदर साइकोटिक डिसऑर्डर्स में ब्रीफ साइकोटिक डिसऑर्डर आता है, और भी बहुत सारे आते हैं, लेकिन वो आप लोगों के लेवल पे ज़्यादा हो जाएगा। अच्छा, अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एज अ क्लिनिशियन आपकी एक जिम्मेदारी है वो ये कि आपने हर साइकोसिस को स्किज़ोफ्रेनिया या इवन साइकाइट्रिक लेबल नहीं कर देना। कुछ ऐसे रेड फ्लैग्स हैं साइकोसिस में जो अगर आपको मिले तो उनकी बहुत ज़्यादा अहमियत है, अ, और वो ये निशानदही करते हैं कि कोई सीरियस प्रॉब्लम हो सकता है, मोर सीरियस, इवन मोर सीरियस देन स्किज़ोफ्रेनिया, जिसको इन्वेस्टिगेट करना ज़रूरी है। वो रेड फ्लैग्स क्या हैं? डिस्टर्बेंस ऑफ कॉन्शियसनेस। आपको ये पता चलता होगा कि जी अक्सर वो बंदा जिसको ये उल्टी-सीधी जो बातें करता है, वो बंदा अक्सर अपने होश में नहीं रहता। उसे पता नहीं चलता, या वो बेहोश हो जाता है, या जिसे कहते हैं गनुदगी की कैफियत में, जिसमें इंसान की जो कॉन्शियसनेस है वो नॉर्मल नहीं होती, उसमें चला जाता है अक्सर। या फिर वो ओरिएंटेड नहीं रहता टाइम, प्लेस एंड पर्सन में, उसको पता नहीं चलता मैं कौन सी जगह पर हूँ, वक्त क्या है वगैरह। या आपको पता चलता है कि उसके बहुत सिग्निफिकेंट मेमोरी प्रॉब्लम है, उस बंदे को याद नहीं रहता कि मैंने आज क्या खाया था, कल क्या खाया है, और खासतौर पर जो करीब की मेमोरीज हैं सारी, वो उसकी बहुत ज़्यादा अफेक्टेड होती है। ये भी एक रेड फ्लैग है। एक्यूट ऑनसेट, आमतौर पर जो साइकाइट्रिक कॉजेज हैं उनका ऑनसेट डेज टू वीक्स टू मंथ्स उसमें लग जाते हैं, यानी हफ्ते या महीने उसके अंदर लग जाते हैं। अगर एक एक्यूट ऑनसेट है, एकदम से वो बंदा ठीक था और 1 घंटे के बाद उसमें साइकोसिस के सारे सिम्टम्स आना शुरू हो गए, या 1 दिन में आना शुरू हो गए, तो इसका मतलब है कि कुछ और हो सकता है। इसको लेबल ना करें साइकाइट्रिक जब तक इन्वेस्टिगेट ना कर लें। ओल्ड एज एट ऑनसेट, आमतौर पर साइकाइट्रिक कॉजेज ओल्ड एज में शुरू नहीं होती साइकोसिस की, वो पहले ही 20s के अंदर शुरू हो जाती है। अगर एक बंदा, आपको पता चलता है कि जी पहले बिल्कुल ठीक था और 50 साल की उम्र में उसको अचानक से जो है ना वो साइकोसिस के सिम्टम्स आ रहे हैं, तो आप लोगों को अलर्ट होना चाहिए। इस बात का चांस मौजूद है कि रीजंस इसकी कोई ऑर्गेनिक कॉजेस हों। फीवर, आपको फीवर मिल जाता है, ज़ाहिर है कि मेनिंजाइटिस या एन्सेफेलाइटिस के अंदर साइकोसिस के सिम्पटम्स आ सकते हैं, लेकिन रीज़न ऑर्गेनिक है, तो फीवर एक स्ट्रॉन्ग इंडिकेटर है। फिट्स पड़ रहे हों किसी को, जिस तरह एपिलेप्टिक फिट्स होते हैं, इस तरह के फिट्स पड़ रहे हों, ये एक रेड फ्लैग है। इनकॉन्टिनेंस ऑफ फीसेस और यूरिन, ये अगर इनकॉन्टिनेंस हो रही है तो ये एक स्ट्रॉन्ग फीचर है। इसके अलावा हेड इंजरी की कोई हिस्ट्री हो,
आपको पता चले कि ये बंदा जिसको साइकोसिस है 2 साल पहले ये छत से गिरा था और बेहोश हुआ था, ये भी एक रेड फ्लैग है। हिस्ट्री ऑफ फॉल्स, चलते चलते गिर जाता हो, तो ये भी एक रेड फ्लैग है। इन रेड फ्लैग्स की अहमियत क्या है? इनकी बहुत ज़्यादा अहमियत है क्लिनिकल प्रैक्टिस में, क्योंकि अगर आपको किसी पेशेंट में ये चीज़ें मिल रही हैं, उसको लेबल ना करें स्किज़ोफ्रेनिया या साइकियाट्रिक डायग्नोसिस अनलेस ऑल इन्वेस्टिगेशंस आर नॉर्मल। और जो इन्वेस्टिगेशंस इसमें इंडिकेटेड हैं वो कौन कौन सी हैं? एमआरआई, सीटी स्कैन, फंडोस्कोपी। फंडोस्कोपी इसलिए भी कि वो एक बेड साइड टेक्निक है और 5 मिनट में आप कर सकते हैं ऑप्थेल्मोस्कोप के साथ पैपिलिडीमा देखने के लिए। ईईजी, ये है इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राम। जिस तरह दिल की ईसीजी होती है, ये दिमाग की एक्टिविटी बताती है ईईजी। अच्छा, इसके अलावा एक टेस्ट में यहाँ पे लिखना मुझे याद नहीं रहा, थायराइड प्रोफाइल। थायराइड प्रोफाइल भी हम करवाते हैं। और बाकी रूटीन लैब से मुराद वही सीबीसी, एलएफटीज, आरएफटीज, सीरम इलेक्ट्रोलाइट्स, शुगर लेवल, ये चीज़ें। साइकोमेट्रिक इवेल्युएशन, साइकोमेट्रिक इवेल्युएशन में मिनी मेंटल जो है, ये आप लोग थर्ड ईयर में भी पढ़ के आए हैं, जो हमने डिमेंशिया वगैरह के लिए करते हैं। इसके अलावा फ्रंटल लोब असेसमेंट बैटरीज होती हैं, जो कि हम करते हैं। फ्रंटल लोब जो कि हमारा वो लोब है जो हमारे एग्जेक्टिव फंक्शनिंग को कंट्रोल करता है, तो उसको देखने के लिए कि उसको कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, वो हम फ्रंटल लोब असेसमेंट बैटरी स्केल होता है, वो अप्लाई कर सकते हैं। तो ये हमारी इन्वेस्टिगेशन है। अच्छा, अब एक बात, अगर रेड फ्लैग्स ना हो, अब ये जो हमारा पेशेंट था जो मैंने केस सिनेरियो में दिया था, आप अगर गौर करें तो कोई भी ऐसा रेड फ्लैग नहीं था जो कि मैंने आपको बताया हो। तो अगर रेड फ्लैग्स नहीं हैं तो उस सूरत में हमें इन्वेस्टिगेशंस की ज़रूरत नहीं होती। हम अननेसेसरी इन्वेस्टिगेट नहीं करते। उस कंडीशन में हम रूटीन लैब्स तो कराएंगे, क्योंकि जाहिर है कि अगर उसको स्किज़ोफ्रेनिया है तो हमने उसे कुछ मेडिकेशंस देनी है। लेकिन ये नहीं होगा कि हम उसको जो है वो एमआरआई करवाने बैठ जाएं या बाकी जो डिटेल टेस्ट हैं। तो ये इसकी ये वैल्यू है। अच्छा, अब हम आते हैं स्किज़ोफ्रेनिया पे। बेसिकली स्किज़ोफ्रेनिया क्या है? स्किज़ोफ्रेनिया बेसिकली आप ये समझें कि एक ऐसी साइकोसिस है जिसमें आपके ब्रेन का हार्डवेयर तकरीबन नॉर्मल होता है। यानी अगर आप उस बंदे का एमआरआई कराएं या सीटी स्कैन कराएं तो फाइंडिंग्स आएंगी कि जी नॉर्मल। प्रॉब्लम सॉफ्टवेयर के अंदर है, और ये जो सॉफ्टवेयर के अंदर प्रॉब्लम है, ये किसी स्कैन पे तो आपको नहीं मिलेगा, लेकिन इसकी अंडरलाइंग रीजंस होती हैं न्यूरोकेमिकल एबनॉर्मेलिटीज। यानी वो चीज़ें आपको सॉफ्टवेयर जो प्रॉब्लम है, जो दिमाग में सॉफ्टवेयर चल रहा है, बेसिकली वो कुछ न्यूरोकेमिकल्स की हेल्प की वजह से चल रहा है। तो वो जब न्यूरोकेमिकल्स में एबनॉर्मेलिटीज होती हैं तो हमें जो है ना वो ब्रेन के फंक्शन में एबनॉर्मेलिटीज नजर आती हैं। इनको हम स्किज़ोफ्रेनिया कहते हैं। जबकि इसके बरक्स ऑर्गेनिक कॉजेज में जो ब्रेन का स्ट्रक्चर है, जो हार्डवेयर है, उसका प्रॉब्लम होता है। लाइक फॉर एग्जांपल, अगर एक बंदे को स्ट्रोक हुआ है तो उसको उसके ब्रेन का स्ट्रक्चर इफेक्ट हुआ है, तो उसके अंदर जो है वो साइकोसिस के सिम्टम्स आ रहे हैं। तो ये डिफरेंस है दोनों में। अच्छा, स्किज़ोफ्रेनिया 1% ऑफ द पॉपुलेशन को अफेक्ट जो है वो कर सकती है। 1% ऑफ द पॉपुलेशन कहने को एक छोटी सी अमाउंट है, लेकिन अगर आप देखें पाकिस्तान की आबादी अगर 20 करोड़ हो तो ये बनता है 20 लाख अ, अ, बनता है। तो ये कोई छोटी तादाद नहीं है कि 20 लाख स्किज़ोफ्रेनिया के लोग पाकिस्तान में एक्सपेक्टेड हैं होना। मेंस आर स्लाइटली मोर अफेक्टेड देन वुमेन, यानी जो मेल्स हैं उनमें पागलपन या स्किज़ोफ्रेनिया की जो रेशो है वो वुमेन से ज़्यादा होती है। और इसको अगर आप कंपेयर करें डिप्रेशन और एनजाइटी से, तो डिप्रेशन और एनजाइटी फीमेल्स में ज़्यादा होता है।
यानी फीमेल्स जो हैं, वुमेन जो हैं, वो न्यूरोटिक ज़्यादा होती हैं, और मेन जो हैं वो स्लाइटली मोर देन वुमेन साइकोटिक ज़्यादा होते हैं। रिस्क्स जो हैं वो फर्स्ट डिग्री रिलेटिव में 10% है, यानी वैसे तो जनरल रिस्क पॉपुलेशन में 1% है, लेकिन अगर आपके किसी फर्स्ट डिग्री रिलेटिव को, आपके पेरेंट्स में से कोई हो या आपके भाइयों में से कोई हो, उनको अगर स्किज़ोफ्रेनिया है, तो आप में उसके होने का रिस्क 10% है, यानी कि 10 टाइम्स ज़्यादा है नॉर्मल पॉपुलेशन के रिस्क से। एटियोलॉजी क्यों होता है? एटियोलॉजी के अंदर सबसे पहले वही वाली चीज़ जो हम हमेशा डिस्कस करते आए हैं, जेनेटिक्स। स्किज़ोफ्रेनिया फैमिलीज में रन करती है, और 80% जो है ना इसके अंदर हेरिडिटी होती है, जो कि बहुत हाई परसेंटेज है। और दूसरी बात, न्यूरोकेमिकल्स। न्यूरोकेमिकल्स में अगर आप देखें तो डोपामीन का लेवल बढ़ जाता है फ्रंटल कॉर्टेक्स में, ग्लूटामेट का लेवल कम हो जाता है, सेरोटोनिन का लेवल बढ़ जाता है। अब अगर आप देखें तो ये जो न्यूरोट्रांसमीटर्स हैं, ये आप बहुत सारी जगह पे पढ़ेंगे। लाइक फॉर एग्जांपल, अगर आपने बाइपोलर डिसऑर्डर याद हो आपको, तो उसमें भी डोपामीन का लेवल बढ़ जाता है। तो ये कंफ्यूजन आपके ज़हन में पैदा हो सकती है कि आखिर इसमें भी बढ़ जाता है, उसमें भी, तो फ़र्क क्या है? बेसिकली इसको समझने का एक कंसेप्ट ये है कि आप ये समझें कि ये जो न्यूरोकेमिकल्स हैं, ये हमारे मल्टीपर्पज़ सर्वेंट्स हैं। इनका काम है कुछ फंक्शंस ब्रेन के ऑन ऑफ करना, लेकिन ब्रेन फंक्शंस वही करता है जिस पर्टिकुलर एरिया में वो काम कर रहा है। फॉर एग्जांपल, अगर उन एरियाज में जो कि बेसल गैंग्लिया के लेवल पर हैं, उनमें अगर डोपामीन बढ़ती है, तो मूड सिम्टम्स, बाइपोलर डिसऑर्डर के सिम्टम्स आएंगे। अगर यही फ्रंटल कॉर्टेक्स में बढ़ जाती है एबनॉर्मली, तो हेलुसिनेशंस, डिल्यूजन्स, साइकोसिस के जो सिम्टम्स हैं वो आना शुरू हो जाएंगे। तो ये हर ब्रेन के एरिया के हिसाब से डिफरेंट हो जाता है इसका काम। अच्छा, ये देखा गया है कि विंटर बर्थ में समहाउ थोड़ी सी तादाद ज़्यादा होती है शिज़ोफ्रेनिया के पेशेंट्स की, तो इसकी एसोसिएशन है इसके साथ। बर्थ कॉम्प्लिकेशंस में भी ये है कि इट हैज़ बीन नोटेड दैट इन दोज केसेस वेयर देयर हैज़ बीन अ यूज़ ऑफ instruments like forceps delivery, etc., in which there has been some small damage uh, to the head area, or some minute damage to the brain area, उसके अंदर स्किज़ोफ्रेनिया का चांस बढ़ जाता है। पैटर्नल एज, ये एक बड़ा इंटरेस्टिंग चीज़ है कि फादर की जो एज है फर्स्ट बेबी के की दफ़ा, जिस टाइम फर्स्ट बेबी को कंसीव किया गया, उस टाइम जो फादर की एज है, अगर वो ज़्यादा हो, तो उसमें स्किज़ोफ्रेनिया का चांस बढ़ जाता है बच्चे में होने का। मैटरनल मेल न्यूट्रिशन, ये देखा गया था कि बहुत सारे ऐसे ड्राउट्स और ऐसी कंडीशन जहाँ मदर्स को प्रेगनेंसी में अच्छी जो है वो न्यूट्रिशन नहीं मिली, उनमें चांस बढ़ जाता है। अर्ली कैनबिस यूज़, ये देखा गया कि in those people who abuse cannabis in their teenage, adolescence, in them the risk of later on schizophrenia is elevated. And it has been seen that in the heavy users of cannabis in adolescence, the risk is as high as 6 times that of the normal population. तो कैनेबस यूज अगर किसी बंदे ने किया है, तो वो बाद में साइकोसिस के सिम्टम्स प्रोड्यूस कर सकता है। साइको सोशल स्ट्रेसेस, हमने हमेशा जब से हम डिस्कस करते आए हैं, हमने ये डिस्कस किया है कि साइको सोशल स्ट्रेसर्स बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं और नॉन स्पेसिफिक हैं। फॉर एग्जांपल, आपका कोई बड़ा नुकसान हो जाता है फाइनेंशियली, या आपका कोई लव वन फॉत हो जाता है, तो या कोई और प्रॉब्लम आपका आ जाता है, जॉब चली जाती है, तो आपको ये स्ट्रेसर आ गया। अब जिस डिसऑर्डर के लिए आप ज़्यादा वुलनरेबल हैं,
वो डिसऑर्डर आपको होने का चांस मैक्सिमम है। यानी फॉर एग्जांपल अगर पहले से आपने कुछ रिस्क फैक्टर्स थे स्किज़ोफ्रेनिया के, तो चांस ये है कि फिर आपको स्किज़ोफ्रेनिया होगा अगर स्ट्रेसर आपको आएगा। अगर सेम बंदा, उसकी फैमिली में डिप्रेशन चलता रहा है, तो हो सकता है कि स्ट्रेसर आए और वो डिप्रेशन की तरफ जाए। तो stressors are non-specific, but they precipitate and exacerbate almost all psychiatric problems. अच्छा, अब एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि फर्स्ट रैंक सिम्टम्स जो हैं वो उनका कंसेप्ट क्या है, ये स्किज़ोफ्रेनिया को समझने के लिए ज़रूरी है। पहली बात कि अभी तक जो मैंने बातें बताई हैं कुछ समझ में आ रही हैं या ऊपर से गुजर रही हैं, साथ-साथ मुझे चैट बॉक्स पे बताते जाया करें, ताकि थोड़ी बहुत मेरी तसल्ली हो कि मैं जो है ना वो अ, आप लोग कुछ मुझे फ़ॉलो करते जा रहे हैं। अच्छा जी, अब आ गया फर्स्ट रैंक सिम्पटम्स। इसमें कांसेप्ट ये है कि जब स्किज़ोफ्रेनिया को स्टडी किया गया, उस वक़्त ये देखा गया कि कुछ ऐसे सिम्पटम्स हैं, जो अगर एक बंदे में हों, तो इस बात को हम काफ़ी ज़्यादा सर्टेनिटी से कह सकते हैं कि ये स्किज़ोफ्रेनिया होगा। क्योंकि साइकोसिस की मैंने आपको बताया बहुत सारी किस्में हैं। तो उसमें सिम्पटम्स में ऑडिटरी हैलुसिनेशंस, थर्ड पर्सन ऑडिटरी हैलुसिनेशन, सारी ऑडिटरी हैलुसिनेशंस नहीं, थर्ड पर्सन ऑडिटरी हैलुसिनेशंस, जिसमें आपको लगेगा कि दो आवाज़ें आपस में बातें कर रही हैं एक बंदे को वो कह के कि वो अब ये करता है, वो ऐसा करता है। ये इस तरह की अगर वो ऑडिटरी हैलुसिनेशंस हैं तो वो स्किज़ोफ्रेनिया का फर्स्ट रैंक सिम्पटम बनती हैं। ब्रॉडकास्टिंग ऑफ थॉट्स, ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग फिनोमेना है कि इंसान को ये लगता है कि मेरी जो सोचें हैं वो मेरे बताए बगैर लोगों को पता चल जाती हैं किसी स्पेशल तरीके के साथ। फॉर एग्जांपल जैसे अ, मेरे ब्रेन में से कुछ ऐसी रेज निकलती हैं जो कि मेरी थॉट्स दूसरे लोगों तक पहुंचा देती हैं बगैर मेरे बताए। तो ये एक डिल्यूजन है। इसी तरह का ये डिल्यूजन है कि कोई मेरी सोचें निकाल लेता है या डाल देता है मेरी मर्जी के बगैर किसी स्पेशल तरीके से, जो कि तरीका ऐसा हो जो कि अनकंसीवेबल हो। अ, अच्छा, कंट्रोल ऑफ एक्शंस एंड मोमेंट्स, कि मेरी जो जो मैं काम करता हूँ और जो मैं जिस्म में हरकत होती है मुझे या मैं हरकत करता हूँ, वो मैं खुद नहीं करता, कोई ज़बरदस्ती मेरे से करवाता है। जैसे अगर मैंने हाथ उठा के एक गिलास पकड़ा है, तो मैंने खुद नहीं पकड़ा, किसी और ताकत ने मेरे ऊपर कब्ज़ा करके मुझसे ये काम करवाया है। ये भी डिल्यूजन है। डिल्यूजन ऑफ परसेप्शन ये है कि इंसान को ये लगता है कि जो नॉर्मल स्टिमुलस हैं उसकी एनवायरनमेंट में, वो उसको कोई ऐसा मैसेज देते हैं जो सिर्फ उसको समझ में आता हो और दूसरे किसी शख्स को समझ ना आता हो। जैसे अगर एक फॉर एग्जांपल कि मेरे सामने अगर लैपटॉप टेढ़ा पड़ा है, तो मैं इससे ये नतीजा अखज़ करूँ कि क्योंकि लैपटॉप टेढ़ा पड़ा है, इसलिए आज जो है वो अ, इंडिया पाकिस्तान की जंग शुरू हो जाएगी। अब इम्पोर्टेंट बात ये है, इसको डिफरेंशिएट करना चाहिए सुपरस्टिशन से। यानी सुपरस्टिशन ये होता है कि कोई कल्चरल उसकी बेस होती है। जैसे आपने सुना होगा कि जी काली बिल्ली अगर रास्ता काट गई तो हादसा होगा। अब ये चीज़ डिल्यूजन नहीं है, ये सुपरस्टिशन है, एक कल्चरल बिलीफ है। लेकिन वो बिलीव्स जिनको सिर्फ वो बंदा मानता हो और कोई भी उसको ना मानता हो और कोई उसकी बेस ना हो, इसको हम डिल्यूजन कहते हैं और डिल्यूजन ऑफ परसेप्शन कहते हैं। आपकी जो डेविडसन के अंदर इसी तरह से ए बी सी डी करके दिए हुए हैं, ये याद होने चाहिए। अक्सर एग्जाम में आ जाता है कि जी फर्स्ट रैंक सिम्टम बताएं, तो जब आपको ये निमोनिक याद होगा ए बी सी डी, तो आप फर्स्ट रैंक सिम्टम जो हैं वो आपको याद रहेंगे। अच्छा, अब ये कि स्किज़ोफ्रेनिया की हम ट्रीटमेंट कैसे करते हैं? स्किज़ोफ्रेनिया में जो मेन स्टे ऑफ ट्रीटमेंट है वो है एंटीसाइकोटिक्स, और उसके साथ-साथ कभी-कभार बेंजोडाइज़ेपिन देते हैं फॉर सेडेशन, ज़रूरी नहीं होता देना, कभी-कभार हम देते हैं।
एंटीसाइकोटिक्स बेसिकली दो टाइप्स के होते हैं, टिपिकल एंटीसाइकोटिक्स एंड एटिपिकल एंटीसाइकोटिक्स। टिपिकल एंटीसाइकोटिक्स को ओल्डर एंटीसाइकोटिक्स भी कहते हैं, ये वो पहले एंटीसाइकोटिक्स थे जो कि डिस्कवर हुए थे। और जो एटिपिकल एंटीसाइकोटिक्स हैं वो लेटर ऑन डिस्कवर हुए थे। टिपिकल एंटीसाइकोटिक्स का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ये है कि ये डोपामीन रिसेप्टर्स D2 रिसेप्टर्स को ब्लॉक करते हैं। D2 रिसेप्टर्स को ब्लॉक करने का फायदा ये होता है कि जब ये फ्रंटल कॉर्टेक्स पे ब्लॉक होते हैं तो जो हेलुसिनेशंस हैं, डिल्यूजन्स हैं, ये ऑटोमेटिकली चीज़ें बेहतर होना शुरू हो जाती हैं क्योंकि वो डोपामीन एक्सेस की वजह से हो रही होती है। नुकसानदेह और फायदेमंद जो इसमें मेन चीज़ है वो ये कि इससे वेट गेन जो है वो ज़्यादा नहीं होता, ये इसका बेनिफिट है। डिसएडवांटेज इसका ये है कि ये बहुत सारे मूवमेंट डिसऑर्डर्स कर सकती है। अगर आपको पार्किंसन याद हो तो पार्किंसन में क्या होता है कि बेसल गैंग्लिया के लेवल पे जो है वो जो हमारा डोपामीन है वो कम पड़ जाता है। अब जब ये हमारी डोपामीन ब्लॉकर्स ब्लॉक करेंगी फ्रंटल कॉर्टेक्स के लेवल पे डोपामीन को, तो ये तो बेनिफिशियल होगा साइकोसिस में। लेकिन जब यही डोपामीन ब्लॉक हो जाएगी बेसल गैंग्लिया के लेवल पे तो वो पार्किंसन डिजीज वाले फीचर्स उसमें आ सकते हैं। और भी इसके अलावा कुछ और मूवमेंट के प्रॉब्लम्स आ सकते हैं जिन्हें हम ब्रीफली डिस्कस करेंगे। अगर आपने इसके बारे में कुछ पूछना हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं सेपरेटली। इसके अंदर सबसे पहला है डिस्टोनियास। अच्छा, कोई क्वेश्चन अभी तक पूछना हो बेशक आप पूछते रहो, कोई भी क्वेश्चन पूछना हो। खैर, डिस्टोनियास ये होते हैं जी के एबनॉर्मल स्पैज्म हो जाता है मसल्स का। ये मोस्ट कॉमन सिनेरियो होता है इंजेक्टेबल एंटीसाइकोटिक्स के साथ। एक बंदा इमरजेंसी में आया साइकोसिस के साथ, आपने उसे एंटीसाइकोटिक हेलोपेरिडोल का इंजेक्शन लगाया और थोड़ी ही देर में आपने देखा कि उसकी गर्दन एक तरफ को मुड़ गई है, आंखें ऊपर की तरफ चली गई हैं, उससे बोलना पॉसिबल नहीं रहा। इसको डिस्टोनियास कहते हैं। ये एबनॉर्मल और सीवियर सडन मसल स्पैज्म्स होते हैं जो कि अगर आप पहली दफ़ा देखेंगे तो अक्सर डर जाता है इंसान कि क्या इस बंदे को हो गया है। कभी कभार सीवियर आर्चिंग ऑफ द बॉडी हो जाएगी और भी मुख्तलिफ तरह के डिस्टोनियाज हो सकते हैं। तो ये डिस्टोनियाज अगर हो तो उस केस में हम जो है वो कुछ उसकी मेडिकेशंस होती हैं जिसमें एंटी कोलिनर्जिक मेडिकेशन है, उसके ज़रिए से हम जो है वो ये बेहतर कर सकते हैं। अच्छा, सेकंड टाइप के जो मूवमेंट डिसऑर्डर्स हैं वो हैं एक्स्ट्रा पैरामिडल सिम्टम्स। ये वो सिम्टम्स हैं जो पार्किंसन डिजीज के फीचर्स हैं और ये डोपामीन ब्लॉकेज जो कि बेसल गैंग्लिया के लेवल पर हो रही है उसकी वजह से होते हैं। एग्जाम्पल, पार्किंसन में फेस कैसा होगा? फ्लैट होगा, फ्लैट इफेक्ट होगा फेस पे। ब्रेडिकाइनेसिया होगा, वो बंदा बड़े स्लो स्लो स्टेप्स ले रहा होगा। रिजिडिटी होगी, बॉडी जो है उसकी मूवमेंट करना मुश्किल होगा उसके लिए। अगर आप उसके जॉइंट्स जैसे एल्बो जॉइंट, रिस्ट जॉइंट आप कोशिश करेंगे कि वो ढीला छोड़े और आप उनको हिलाएं, तो बावजूद ढीला छोड़ने की उसमें रिजिडिटी होगी। इसके अलावा इंस्टेबिलिटी, अक्सर वो जो है ना वो अगर खड़ा होगा तो बैलेंस नहीं रख सकेगा। और ट्रेमर्स होंगे, हैंड ट्रेमर्स होंगे। ये सारा कुछ होता है, हो सकता है अगर डोपामीन बहुत ज़्यादा ब्लॉक हो जाए बेसल गैंग्लिया के लेवल पे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट और बड़ा फ्रीक्वेंट साइड इफेक्ट है टिपिकल एंटीसाइकोटिक्स का। इसके लिए भी हम एंटीकोलिनर्जिक मेडिकेशन देते हैं जो कि आमतौर पर इफेक्टिव होती है। तीसरा जो टाइप है एबनॉर्मल मूवमेंट्स का वो है टार्डिव डिस्काइनेसियास। टार्डिव डिस्काइनेसियास क्या होते हैं कि हमारे जिस्म के किसी भी हिस्से की बिला वजह और गैर ज़रूरी हरकत शुरू हो जाती हैं जो हमारे कंट्रोल में नहीं होती। जैसे अचानक से उस बंदे का मुंह या जो है वो या ज़बान जो है वो कुछ ख़ास किस्म की मूवमेंट करना शुरू कर दे। जैसे आपको लगे कि ये बंदा ज़बान से कोई फ्लाई कैच करने की कोशिश कर रहा है, ज़बान बाहर निकालता है, अंदर कर लेता है, बाहर निकालता है, या और जिस्म के किसी भी हिस्से में ऐसी मूवमेंट शुरू हो जाएं जो कि एबनॉर्मल हों, इनवॉलेंट्री हों और स्पॉन्टेनियस खुद ब खुद हों। ये इनसे हो सकती हैं लॉन्ग टर्म यूज़ के साथ।
अच्छा, अब एटिपिकल एंटीसाइकोटिक्स पे आ जाते हैं। एटिपिकल एंटीसाइकोटिक्स में जो है वो स्टार्टोनिन एगोनिस्ट के तौर पे काम करते हैं, और ये जो है पार्शियल डोपामिन भी ब्लॉक करते हैं। एडवांटेज ये है कि मोमेंट डिसऑर्डर्स कम होते हैं। डिसएडवांटेज ये है कि मेटाबॉलिक सिंड्रोम करते हैं, यानी मेटाबॉलिक सिंड्रोम से मुराद ये है कि वेट बढ़ जाता है, क्योंकि ज़्यादातर जो इसके अंदर एंटीसाइकोटिक्स हैं वो ऐसे हैं जो कि एपिटाइट को स्टिमुलेट करते हैं। तो अक्सर लोगों का बहुत ज़्यादा वेट भी बढ़ सकता है। वेट बढ़ने से हाइपरटेंशन, डायबिटीज़ हो जाती है, और ये सब कुछ को मिला के हम मेटाबॉलिक सिंड्रोम कहते हैं, और इम्पेयर्ड ग्लूकोज टॉलरेंस जो है इसके साथ होती है। और जाहिर है कि मेटाबॉलिक सिंड्रोम इटसेल्फ जो है वो एक रिस्क फैक्टर है कार्डियक इलनेस के लिए, तो ये एक इम्पॉर्टेंट डिसएडवांटेज है। अच्छा, प्रोग्नोसिस को बताने से पहले एक इम्पॉर्टेंट चीज़ के किन पेशेंट्स में हम टिपिकल यूज़ करें और किन पेशेंट्स में हम एटिपिकल यूज़ करें। समझने की बात यह है कि अगरचे एटिपिकल्स को न्यूअर जनरेशन एंटीसाइकोटिक्स कहते हैं, जिससे ये ख्याल पैदा होता है कि जी अब हम सिर्फ यही यूज़ करते होंगे, ऐसा नहीं है। दोनों तरह के एंटीसाइकोटिक्स एफिकेसी में इक्वल हैं, लेकिन साइड इफेक्ट्स प्रोफाइल में फ़र्क है। तो हम उसको पेशेंट के लिहाज से टेलर करते हैं कि किस पेशेंट में हमें कौन सा यूज़ करना है। फॉर एग्जांपल, आपके पास एक पेशेंट आता है, एक लड़का है 25 साल का, और उसको स्किज़ोफ्रेनिया है, दुबला-पतला सा है। तो उसके अंदर एटिपिकल एंटीसाइकोटिक्स प्रेफरेबल है, बिकॉज़ उसको जो है वो वेट का इश्यू नहीं होगा। हो सकता है थोड़ा बहुत वेट बढ़ना उसके लिए बेनिफिशियल भी हो। दूसरी तरह का पेशेंट है, एक 27 ईयर्स ओल्ड फीमेल है जो कि ओबीस है। उसके अंदर आप टिपिकल यूज़ करने की बजाय एटिपिकल की बजाय टिपिकल यूज़ करें, क्योंकि उसमें आपको ये है कि जी एटलीस्ट जो है वो ओबेसिटी ना हो, मेटाबॉलिक सिंड्रोम ना हो, तो हमें पेशेंट के लिहाज से टेलर करना पड़ता है। अच्छा, प्रोग्नोसिस में स्किज़ोफ्रेनिया में याद रखिए रूल ऑफ वन थर्ड्स, यानी कि इसमें रूल ये है कि वन थर्ड जो लोग होते हैं वो कुछ ऐसा इलाज के बाद मुकम्मल रिकवर कर जाते हैं, और उनको उसके बाद दवाई की ज़रूरत नहीं पड़ती। वन थर्ड ऐसे हैं जो कि कंसिडरेबली इम्प्रूव कर जाते हैं, लेकिन अगर वो दवाई छोड़ें ज़िंदगी में कभी भी, तो वो अलामात वापस आ सकती हैं। और वन थर्ड ऐसे होते हैं